मैं दीपक कुमार शर्मा, डीपी आर्ट क्लासेज जयपुर। देखिए, अपन ने और टॉपिक पढ़े लिए हैं। आज अपन बात करेंगे वैदिक काल पर। और सबसे पहले हम वैदिक काल पर बात करेंगे कि जो वैदिक काल था ये एक कैसा कालक्रम रहा, इसका समय का विभाजन क्या है, ये जो वैदिक काल था इसमें कौन कौन इसके निर्माता रहे हैं, कौन कौन इस वैदिक काल में आया, वैदिक काल में यदि आर्य जो शब्द है इस आर्य शब्द का उल्लेख कहाँ पर है, यानी वैदिक काल के बारे में अपन सब कुछ वर्णन करेंगे। रामायण है, महाभारत है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, ठीक है। तो इन सभी बातों को चर्चा लेकर के हम करेंगे। कई मुख्य मुख्य ग्रंथ भी होते हैं और प्रमुख ग्रंथों पर भी हम यहाँ पर वार्तालाप करेंगे। तो देखिए, आज हम जो अपना टॉपिक प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है वैदिक काल। सभी लोग अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं टॉपिक वाइज। देखिए, वैदिक काल। अब वैदिक काल के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये जो वैदिक काल है इसका समय क्या है। तो देखिए, मैं यदि समय की बात करूं इस वैदिक काल पर, तो इस वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से और कितने ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल का जो आपका कालक्रम है, इस वैदिक काल का जो समय है वो आपका क्या माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व का मतलब आप समझते ही हो, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो बेटा क्या कहलाती हैं, ईसा पूर्व कहलाती है। यहां पर हमने बात की तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सबसे पहले समय का। देखिए, ये तो आपको पता ही है, हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और उसके बाद हम ऐतिहासिक काल में आते हैं और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है वैदिक काल को। तो हम यहां कह सकते हैं कि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, वैदिक काल को रखते हैं। वैदिक काल के अंतर्गत इसे माना जाता है। अब यहां पर मैं आपसे आगे बात करूं वैदिक काल के अंतर्गत, तो जो वैदिक काल था इस वैदिक काल के निर्माता कौन माने जाते हैं, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। और वैदिक काल के निर्माता यदि माने जाते हैं तो ये कहां से आए और किस रूप में इन्हें प्रमुख माना जाता है। तो वैदिक काल में यदि हम माने तो वैदिक काल के निर्माता आर्य थे, जो एशिया से एक चरवाहा के रूप में आए। जो वैदिक काल था इस वैदिक काल के निर्माता आर्य थे और ये मध्य एशिया से आए और एक चरवाहे के रूप में आए। तो हमारा वैदिक काल में पहला पॉइंट होता है कि जो वैदिक काल था इस वैदिक काल में के जो निर्माता हैं वो कौन थे, आर्य थे। तो हम लिख सकते हैं कि वैदिक काल के निर्माता आर्य थे, जो मध्य एशिया और मध्य एशिया से एक चरवाहे के रूप में ये आए थे। तो जो मध्य एशिया में से एक चरवाहे के रूप में आए थे। तो ये पॉइंट हमारी बात होती है। अब हमको आप कहोगे सर इसमें याद करने की बात क्या है, तो देखो 2 पॉइंट हमें इसमें अंडरलाइन करने। एक तो आर्य थे, एक ये कौन थे, चरवाहे के रूप में आए, और एक ये कहां से आए। तो तीनों के तीनों पॉइंट हमारे बिल्कुल नोटबुक में नोट होने चाहिए। तो ये पॉइंट पढ़ा। अब हम उसके बाद में बात करेंगे कि जो मध्य एशिया था, इस मध्य एशिया का कौन सा स्थान था, तो बैक्ट्रिया द्वीप के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में आर्य शब्द हमको वर्णित मिलता है। तो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और लग जाता है कि ये जो आर्य शब्द है ये मध्य एशिया के बैक्ट्रिया द्वीप, तो ये जो आर्य शब्द है ये मध्य एशिया के बैक्ट्रिया द्वीप, कौन सा द्वीप,
बैक्ट्रिया द्वीप, पहली बात क्लियर हो गई कि जो आर्य शब्द था ये मध्य एशिया के बैक्ट्रिया द्वीप, और बैक्ट्रिया जो द्वीप है उसके बोगज कोई नामक स्थान से, कौन से स्थान से? बैक्ट्रिया द्वीप के बोगज कोई नामक स्थान से, ये जो स्थान था, ये बोगस कोई जो नामक स्थान था, यहां से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें आर्य शब्द वर्णित है। तो नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में आर्य वर्णित है। अब देखिए भाई, 4 टॉपिक हो गए, इसी में 4 क्वेश्चंस फॉलो होते हैं कि मध्य एशिया के बैक्ट्रिया द्वीप के बोगस कोई नामक स्थान पर प्राप्त अभिलेख में हमें आर्य शब्द वर्णित मिलता है, आर्य शब्द हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखिए भाई, एक क्वेश्चन आता है कि जो वैदिक सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? जस्ट राइट आंसर। तो बैक्ट्रिया जो वैदिक सभ्यता थी, ये वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता मानी जाती है? जैसे मैं बात करता हूं आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये कैसी थी? नगरीय थी। ऐसे ही मैं बात करूंगा वैदिक जो सभ्यता थी वो कैसी थी? तो वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये वैदिक काल था, इस वैदिक काल की जो सभ्यता थी, ये सभ्यता कैसी थी? तो ये सभ्यता कैसी सभ्यता मानी जाती है? ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। जो वैदिक काल की सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? तो इसे हम ग्रामीण सभ्यता मानते हैं। अब हम आगे बात करेंगे वैदिक काल पे। तो जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको कौन सी धातु की सबसे पहले जानकारी थी, है ना? तो सबसे पहले हम यदि वैदिक काल पर बात करें तो लोहे की जो जानकारी है वो वैदिक काल से प्राप्त होती है, इसलिए इस वैदिक काल को हम लौह काल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम मानते हैं कि वैदिक काल में जानकारी, तो वैदिक काल में सबसे पहले जानकारी किसकी थी? लोह धातु की हुई। कौन सी धातु की? लोह धातु की। इसीलिए हम इस वैदिक काल को, कौन से काल को? इस वैदिक काल को हम कौन से काल के नाम से जानते हैं? लोह काल के नाम से जानते हैं। इस लोह काल के नाम से जाना जाता है। यहां तक हमने क्लियर कर लिया, हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि वैदिक काल की जो जानकारी है वो वैदिक काल में सबसे पहले हमें लोहा मिला, और लोहे के कारण इस वैदिक काल को, इस वैदिक सभ्यता को किस नाम से? लोह काल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो हमारे लगभग यहां से 6-7 क्वेश्चन निकलते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं कि वैदिक काल का सबसे पहले समय क्या हो गया, वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, वैदिक काल के निर्माता कौन थे, जो कहां से आए थे, या एक किसके रूप में आए? चरवाहे के रूप में आए। वैदिक काल की जो जानकारी है वो लोहे के कारण मिलती है, या इसमें लोह काल को की जानकारी मिलने के कारण, एक मिनट रुक, तो इसलिए लोहे की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे लोह काल के नाम से भी जानते हैं। आर्य शब्द की बात करें तो मध्य एशिया से बैक्ट्रिया द्वीप के बोगस कोई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में आर्य शब्द हमें वर्णित मिलता है। अब देखिए भाई, वैदिक काल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे मोस्ट क्वेश्चन निकलता है यहां से, है ना? तो हम बात करेंगे वैदिक काल के शाब्दिक अर्थ की। अब शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं वेदों का काल। किसका काल? वेदों का काल। तो जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल का शाब्दिक अर्थ वैदिक काल माना जाता, वेदों का काल माना जाता है, वेदों का काल माना जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वैदिक काल का, वो वेदों का काल कहा जाता है, या वेदों के काल के नाम से हम इसे जानते हैं। यस, देखिए भाई, तो अपन अब बात कर ली अपन ने वैदिक काल की कि शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का काल। अब देखिए भाई, अब हम इस वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त करेंगे, है ना भाई?
कितने भागों में? 2 भागों में बांटेंगे। और 2 भागों में जब हम इस वैदिक काल को बांटेंगे तो इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटेंगे। और वो 2 भाग कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा पूर्व वैदिक काल और आपका दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। हमने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक का नाम दे दिया अपन ने पूर्व वैदिक काल और एक का नाम अपन ने दे दिया उत्तर वैदिक काल। देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो होगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल, और उसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। तो मैं यहां कह सकता हूं कि प्रकार 2 नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, और नंबर दूसरे की हम बात करेंगे तो नंबर आपका दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब देखिए भाई, पूर्व वैदिक काल क्या है और उत्तर वैदिक काल क्या है? ऐसा महत्वपूर्ण इसमें क्या रहा पॉइंट जो पूर्व वैदिक काल था, और ऐसा महत्वपूर्ण क्या है कि उत्तर वैदिक काल है? सबसे पहले तो हम इसकी समय की बात करेंगे, और इसकी समय की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो समय है वो इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, इसके समय की बात कर ली। सेकंड समय की हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल की हम समय की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा जो पूर्व है वो किसका समय माना जाता है? उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का समय है। तो ये हमने बात की। अब हम उसके बाद आपसे बात करेंगे कि वैदिक काल हमारा हो गया, पूर्व वैदिक काल हमारा हो गया, उत्तर वैदिक काल हमारा हो गया। अब हम आगे बात क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्व वैदिक काल को। तो यहां तक सबसे पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। वैसे तो साथ के साथ आप लिखते चला करो, और फिर भी सभी मेरे मित्र बंधुओं से मेरा निवेदन है, ठीक है भाई, तो उसको लगातार आप नोट करते चलें और अपना एक बिल्कुल फेयर वर्क आप कंप्लीट करें। अब हम यहां से आगे आपसे बात करेंगे सबसे पहले पूर्व वैदिक काल पर। देखिए भाई, पूर्व वैदिक काल, समय तो हमको पता ही है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसका क्या माना जाता है? समय। अब देखिए भाई, जो ऋग्वेद की जो रचना हुई वो इसी काल में हुई, इसलिए इसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो हम अभी यदि इसमें बात कर लें पूर्व वैदिक काल में, तो पहला हमारा पॉइंट आ जाता है कि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई। कौन से वेद की? ऋग्वेद की रचना हुई। और जब ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई, तो ऋग्वेद की रचना इसी काल में होने के कारण हम इसको कौन से काल के नाम से? ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन इस पूर्व वैदिक काल में बिल्कुल क्लियर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो पूर्व वैदिक काल है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, यानी इस पूर्व वैदिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है, या पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? तो चित्रित धूसर मृतभांड, चित्रित धूसर मृतभांड यहां की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और इन्हें शॉर्ट में अपन कह देते हैं प्रिंटेड ग्रेवेयर PGW। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि PGW, ठीक है, कि चित्रित, यानी कह सकते हैं हम इसे क्या कहेंगे? चित्रित धूसर मृतभांड कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, मृतभांड क्या होते हैं? पात्र होते हैं मिट्टी के ना। तो चित्रित धूसर मृदभांड पात्र,
ये हम मानेंगे कि जो यहां से जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो जो पूर्व वैदिक काल की है, वो यहां पर इसके क्या माने जाते हैं, इसके जो अवशेष हैं वो हमें पूर्व वैदिक काल में प्राप्त होते हैं। तो ये भी हमारा महत्वपूर्ण हो जाएगा और हम इसे कह देंगे महत्वपूर्ण उपलब्धि। दूसरा क्वेश्चन हमारा मोस्टली ये हो गया। पहला पढ़ लिया, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई इसलिए ऋग्वेदिक काल कहा। PGW चित्रित धूसर मृतभांड पात्र महत्वपूर्ण, इसकी उपलब्धि मानी जाती है। अब हम इस पर बात करेंगे कि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, ठीक है, ऋग्वेदिक इसकी पूर्व वैदिक काल की, तो एक शब्द आप शॉर्ट में यहां भी लिख लेना कि कोष्ठक में कर लेना, इसे बड़ी यानी मोस्टली, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल पर। कौन से काल पर? उत्तर वैदिक काल पर अब हम बात करेंगे। तो हम यहां सेकंड ऑप्शन आगे डाल लेंगे, उत्तर वैदिक काल। देखिए भाई, सबसे पहले तो हमें इसका समय पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल का समय क्या है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व? 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का प्रमुख माना जाता है या उत्तर वैदिक काल का प्रमुख रहा है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद की जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो देखो महत्वपूर्ण क्या रहता है यहां पर। एक तो क्या होती है, वेद आते हैं। तो वेद कौन से? ऋग्वेद तो यहां पर आ ही गया। बचा कौन कौन सा? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये जो तीनों की जो उपलब्धियां हैं वो हमें कहां पढ़ेंगे? इस उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। देखो बेटा, पुराण कितने होते हैं? पुराण 18 होते हैं, वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। उपनिषद कितनी होती हैं? तो उपनिषद आपके 108 होते हैं और उन 108 उपनिषदों की भी बात अपन कहां करेंगे? इस उत्तर वैदिक काल में करेंगे। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो? ठीक है, मुझे कमेंट में बताते रहा करो कैसा है ना, या आपको स्पीड थोड़ी तेज हो तो उसके बारे में बता दिया करो। बाकी मैं बिल्कुल आपको जीरो से लेकर के चलूंगा। आरपीएससी के क्षेत्र में देखो, बार बार मैं आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सब एक राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग तो खुद सक्षम है, कोई मोटिवेशन करने की आपको आवश्यकता है नहीं, कोई पुलिस के बच्चे नहीं हो आप, है ना। तो अच्छी तरीके से एक एक शब्द जो मैं लिखा रहा हूं, है ना, ये मानकर चलें आप, बिल्कुल यहां से क्लियर करें, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब हमने बात कर ली, यहां एक सबसे बड़ी दो चीज और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन महाकाव्य, और महाकाव्यों की संख्या है 2। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं वेद, ठीक है। तो वेदों में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? वेद में हम पढ़ेंगे सामवेद, ठीक है भाई। उसके बाद हम कौन सा वेद पढ़ेंगे? यजुर्वेद। उसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद, ठीक है। ये तो हम वेद पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहां पर एक चीज मैंने आपको क्या बताई, और वो चीज मैंने आपको बताई उपनिषद। और उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषदों की हम यहां बात करेंगे। उसके बाद हम बेटा किसकी बात करेंगे? उसके बाद बेटा हम बात करेंगे पुराणों की, और पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। उसके बाद में हम बात करेंगे, यहां हम पढ़ेंगे 2 महाकाव्य, और 2 महाकाव्य आप अच्छे से जानते हो, एक है रामायण और एक है आपका महाभारत। इन दोनों पर भी हम विस्तृत बात करने के लिए आपको यहां तक पहुंचाएंगे। देखो, प्रागैतिहासिक पढ़ाया मैंने आपको, मानव कुछ नहीं जानता था। आदि मानव था लाखों करोड़ों वर्ष पहले जंगलों में स्वच्छंद घूमता था, स्वच्छंद विचरण करता था, जानवरों को मारकर अपने पेट की उदर की पूर्ति। फिर मैं आपको ले आया आधे ऐतिहासिक काल में, लिखित तो मिला था लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। वो कौन सा था? सिंधु घाटी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में मैं लेकर आ गया वैदिक काल पर लिखित प्रमाण हैं और पढ़ भी रहे हैं हम। ये कौन सी में आती है? ये ऐतिहासिक में आती है। अब इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा यहां पर वेदों को लेकर के, महाकाव्यों पर हमने बात कर ली, तो इसी काल में इसकी रचना मानी जाती है। अब देखिए भाई, अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वेद,
ठीक है भाई, तो मैं यहां एरो लगाकर लिख रहा हूं वेद। अब मैं आपसे वेदों के बारे में बात करूंगा कि ये जो वेद थे, इन वेदों की रचना किसने की। ठीक है, इन वेदों के रचयिता कौन थे। तो वेदों की रचना की बात मैं यदि आपसे करूं तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास इसको प्रमुख माना जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वेदों की जो रचना की गई थी वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, महर्षि कृष्ण व्यास, इसके क्या माने जाते हैं, रचयिता। ठीक है भाई, मैंने कोष्टक में लिख दिया रचयिता की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा कि जो वेद हैं, इन वेदों की कुल संख्या कितनी है ना। तो कुल संख्या की बात करूंगा तो यहां जाकर आपको जाना है और यहां पढ़ोगे कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है भाई, 4 है। अब मैं चारों के चारों वेदों की सामने आपसे बात करूंगा। सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर आपका सामवेद है और फिर आपका अथर्ववेद है। तो देखिए, पहली हमने बात की आपके ऋग्वेद की। ठीक है भाई, ऋग्वेद के बाद में आपका दूसरा जो वेद आता है वो कौन सा है आपका, वो है आपका यजुर्वेद। और यजुर्वेद के हम बात करेंगे किसकी, सामवेद। ठीक है, यहीं से आरपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। जिसने 2018 वाला एग्जाम दिया है तो यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा है क्वेश्चन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंतिम आपका कौन सा है, अथर्ववेद को प्रमुख माना जाता है। अब देखिए भाई, हमने बात कर ली ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की और सामवेद की। अब आपसे चारों वेदों को देकर पूछ लेगा कि कौन सा वेद पूर्व वैदिक काल का है। इनमें से कौन सा वेद यानी असंबंध है, आपसे पूछ ले ये निम्न में से असंबंध को छांटिए। ठीक है, तो अब आप क्या छूट चलोगे कि नहीं यार वेद तो चारों की चारों हैं, हमारा तो क्वेश्चन सही होगा। नहीं है, उसे परस्पर समझिए। ठीक है, जैसे रीजनिंग आ जाती है, 2, 4, 6 और 9 आ गया। ठीक है, आप समझ रहे हो सभी संख्याएं नहीं, वो सम थी, वो विषम है। तो यहां भी हम एक पॉइंट हमारे सामने बनता है कि ये जो तीनों के तीनों वेद हैं, ये तीनों के तीनों वेद कौन से काल के माने जाते हैं, उत्तर वैदिक काल के हैं। कौन से काल के हैं, उत्तर वैदिक काल के हैं। और ये जो आपका है, ये आपका कौन सा है, पूर्व वैदिक काल का माना जाता है। यह पूर्व वैदिक काल का ये वेद है। यहां तक मैंने आपसे बात कर ली। अब हम आपको आगे लेकर के चलेंगे और आगे हम सबसे पहले बात करेंगे और वो वेद हम आपको पढ़ाएंगे और वो वेद होगा आपका कौन सा, ऋग्वेद की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका ऋग्वेद। देखिए भाई, अब जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का समय क्या माना जाता है। सबसे पहली बात तो हमारी मोस्टली हमारे सामने यही रहती है कि इसका समय क्या है। तो देखो, लगभग समय मैं आपको बताता हूं, तो आपको याद रखना है 1500 BC। ठीक है, ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 BC। अब आप कहोगे कि सर इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वेद है, ये वेद किस में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है। तो ये जो ऋग्वेद है ये हमें गद्य में प्राप्त होता है। अब हम ऋग्वेद की और बात करें तो बात करूंगा मैं कला शब्द का सबसे प्रथम उल्लेख या सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। तो हमारे लिए यहां एक बात भी होती है कि कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एक मिनट पानी पीते हैं। हाँ भाई, देखिए, तो कला शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। अब देखिए भाई, दूसरी बात,
आपने एक मंत्र तो सबसे पढ़ा ही है, गायत्री मंत्र। उस गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में है। तो हम कह सकते हैं कि जो गायत्री आपका मंत्र है वो गायत्री मंत्र भी किसमें है? ऋग्वेद में प्रमुख माना जाता है या ऋग्वेद में रहा है। अब देखिए भाई, ऋग्वेद में यदि हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में हम बात करेंगे गंगा नदी की, और गंगा नदी का जो उल्लेख हुआ है वो एक बार आया है, लेकिन दूसरी बार जब गंगा नदी का उल्लेख आया है तो दूसरी बार जो गंगा का उल्लेख है वो जानवी या जानहवी के नाम से जाना जाता है। तो हम यहां एक लाइन में उस पैराग्राफ में उस क्वेश्चन को हम नोट कर सकते हैं कि इस वेद में गायत्री नदी का गंगा नदी का उल्लेख एक बार आया है। लिख सकते हैं इस वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार आया है, एवं दूसरी बार, कौन सी बार? दूसरी बार इसी गंगा नदी का जो उल्लेख आया है वो किसके नाम से आया है? तो वो हम कह सकते हैं जानवी, या कई जगह हमें मिलता है जानवी के नाम से प्रमुख माना जाता है। तो ये हमने पढ़ी जानकारी कौन से वेद के बारे में? ये हमने पढ़ी आपके ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, चमड़े पर बने देवता के समक्ष कर्म कांड करने की विवेचना भी इसी में देखने को मिलती है। तो चमड़े की हम बात करें, चमड़े वाला क्वेश्चन भी कई बार मैंने देखा है डीएसएसबी के पेपर में लगभग पूछता है। तो हम कह सकते हैं कि चमड़े पर बने देवता के सामने कर्म कांड करने की विवेचना। तो हम यहां लिख सकते हैं चमड़े पर बने देवता के सामने कर्म कांड करने की विवेचना, कर्म कांड करने की विवेचना इसी वेद में है। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में आपको कहीं भी कोई सी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपके एक एक पॉइंट को आपको क्लियर किया है। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, अब हम इसमें बात करेंगे कि इस वेद में कितनी तो सूक्तियां हैं। ठीक है भाई, और सूक्तियों की हम यदि बात करेंगे तो कितने इसमें श्लोक हैं। ठीक है, तो हम यदि बात करें इस वेद में सूक्तियों की, ठीक है, तो यहां मैं एरो लगाकर इधर ले रहा हूं, ध्यान रखना इसमें आप कि ऋग्वेद में सूक्तियों की यदि हम बात करते हैं तो कितनी तो सूक्तियां हैं। सबसे पहले तो ये बात करेंगे। एक बात हम करेंगे कि इसमें कितने मंडल हैं, ये भी बात करेंगे। सूक्तियों की बात करेंगे, आपके मंडलों की हम बात करेंगे, और इसमें हम बात करेंगे श्लोकों की कि किसमें कितने श्लोक दिए हुए हैं। देखिए भाई, एक एक क्वेश्चन में आपका क्लियर करूंगा। इसमें जो हम मंडलों की बात करेंगे तो मंडल मुख्यतः आए हुए हैं, और हमें ऑप्शन में मंडलों में मिलता है 10, 12, 14, 16। तो हमारे जो मंडल होंगे वो मंडल कितने होंगे इसमें? तो मंडल आपके होंगे 10। अब देखिए भाई, आपसे सूक्तियां पूछता है, ठीक है, तो सूक्तियों की यदि मैं बात करूं तो सूक्तियों की आपकी जो संख्या है वो है आपकी संख्या 1028। आपसे बात करें वो श्लोकों की, ठीक है, तो श्लोकों की संख्या देखिए 2 मिलती है। एक तो आपको 10,462 श्लोक मिलते हैं, ठीक है भाई, एक आपको 10,552 भी मिलते हैं। ठीक है, तो हम जो प्योरिटी देंगे, मैंने आपको दोनों बता दिए, लेकिन प्योरिटी जो हम देंगे वो हम प्योरिटी किसको देंगे? तो हम फर्स्ट अथॉरिटी देंगे 10,462 को। तो वो भी मैं आपको नोट कर देता हूं, 10,462 की संख्या इस लोगों की मानी जाती है। ये मैंने आपको आपका कंप्लीट वेद ऋग्वेद यहां आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए भाई, अब हम आगे पढ़ेंगे यजुर्वेद। अच्छे से पढ़ो, मस्ती लेते हुए पढ़ो, मस्त मलंग पढ़ो। दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा मत लेके आओ कब तैयारी करें, कब से ऐसे तैयारी करेंगे। ठीक है, अच्छी तैयारी करो, पेपर तब होगा, तब हो जाएगा, तब तो लोग तैयारी करेंगे। तब तक लोग तैयारी करने की सोचते हैं, तब तक आपकी तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है, और
फर्स्ट पेपर के लिए भी हम आपसे बात करेंगे, आपको एक अच्छे संस्थान के रूप में आपको मोटिवेट करेंगे और आपको नियमित है कि आपको अच्छे से अच्छा दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम भी ये सोचते हैं कि आप भी अच्छे से अच्छा बने और अच्छे संबंधी। देखिए अब मैं आपके सामने लेकर के आया हूं आपका यजुर्वेद। देखिए जो यजुर्वेद है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यजुर्वेद में बात करूंगा कि ये जो वेद है ये एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया और पद्य में भी लिखा गया। युद्धों की जानकारी है वो कहां मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है। ठीक है भाई, और यज्ञ और अनुष्ठानों की क्रियाकलापें भी कहां हैं? यजुर्वेद में है। तो हमारा पहला पॉइंट तो हो जाता है कि यह वेद, ठीक है भाई, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, आप अपनी पूरी लाइन ध्यान रखें, बाकी आराम से देख सकते हैं, समझ में अच्छे से आएगा कि यजुर जो वेद है ये वेद किस में लिखा गया है? गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। ठीक है भाई, सेकंड एरो, यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी कहां से मिलती है? यजुर्वेद से हमें देखने को मिलती है। अब हम एक बात करेंगे कि युद्ध शास्त्र की जानकारी, कौन से शास्त्र की? युद्ध शास्त्र की जानकारी, या हम कह सकते हैं कि यह वेद युद्ध शास्त्र से भी संबंधित माना जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह वेद युद्ध शास्त्र से भी संबंधित माना जाता है। तो युद्ध शास्त्रों से भी संबंधित इस वेद को माना जाता है। ठीक है भाई, कहीं भी कोई दिक्कत मत करना, डीपी आर्ट क्लासेस आपके साथ है, अच्छे से अच्छा आपको मैटर दिया जाएगा, अच्छे से अच्छे, लेकिन आप रेगुलरिटी में अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, कमेंट में लिखने का मौका ही नहीं दूंगा, इतना अच्छा मैटर आपको दूंगा कि कमेंट में आप क्वेश्चन लिखने का मौका नहीं। आप ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चनों को लिखते हो, तो ऐसे क्वेश्चन से तो बाकी आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, यदि हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो और उससे अच्छा बेटर पढ़ के आपको एक संतुष्टजनक उत्तर पर ला कर देंगे। ठीक है, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो आपको वहां नहीं हो। ठीक है, एक आप ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं और आपको हम टॉपर बना दें। देखो, टॉपर हमारा बनाना काम नहीं है, ये भी ध्यान रखना। टॉपर होते तो टॉपर नहीं, ठीक है, लेकिन आपको सिलेक्शन के दायरे में पहुंचा करके देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो सिलेक्शन का मैटर पढ़िए। कई लोग हैं पढ़ते क्या हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई नहीं, एक पढ़ो जो सिंथेटिक चीज है। अब आप पढ़ रहे हो, आपको खुद को पता होगा कि हाँ सर बिल्कुल एक अच्छा मैटर आपको मिल रहा है। तो ये हमारा होता है कौन सा वेद? यजुर्वेद। अब मैं बात करूंगा सामवेद पर। कौन से वेद पर? सामवेद पर। और आरपीएससी की भी मैं बात करूंगा, तो यहीं से क्वेश्चन 2018 आरपीएससी में पूछा गया है। तो मैं लिखूंगा सामवेद। सामवेद में आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। अब मैं सामवेद की बात करूंगा कि सामवेद क्या है। और जब मैं सामवेदों की आपसे बात करता हूं तो सामवेद में आपको लगेगा कि जो इसमें सारी की सारी सूक्तियां हैं, देखो गद्य में पढ़ा कौन सा? ऋग्वेद। गद्य और पद्य में पढ़ा कौन सा वेद? इससे पहले कौन सा वेद पढ़ा था? यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सामवेद, और सामवेद पूरा किस में लिखा हुआ है? पद्य में। तो हम कह सकते हैं कि यह वेद पद्य। ठीक है भाई, तो यह वेद किस में है? पद्य में है। अब हम इसे क्या कहते हैं? संगीत का जनक किस कौन सा वेद है? तो सामवेद को ही कहा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है कि संगीत का जनक, और संगीत का जनक जो है वो कौन सा वेद है? आपका सामवेद माना जाता है। ये मैं आपको लिख देता हूं, सामवेद। बाकी ऊपर लिखा हुआ है, यहां से आप नोट देख सकते हैं। आशा करते हैं जब आरपीएससी में यहां से क्वेश्चन आया है, तो मैं जहां तक आशा करता हूं अब की बार आपके जो क्वेश्चन आए वो यजुर्वेद से 100% क्वेश्चन उठ करके आए। तो मोस्टली यजुर्वेद के तीनों पॉइंट पढ़ें, बाकी तो मोस्टली सबको पढ़ना ही है, ध्यान रखना। मोस्ट आज तक कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर का माइंड डिपेंड करता है कि वो उस समय एग्जाम बनाते समय उसका फोकस क्या है।
ठीक है। तो संगीतों का जनक बता दिया हमने सामवेद को, ठीक है। यह एक लिरिकल वेद है, यानी गयात्मक है, गाए जाने वाला। तो यही क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, ध्यान रखें कि यह वेद एक गयात्मक है, और इंग्लिश में इसे लिरिकल कहते हैं, ठीक है भाई। इंग्लिश में यदि कोई शब्द में गलती हो जाए ना भाई, तो आप लोग ध्यान रखना, मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूं, ध्यान रखना ना। एक तो इंग्लिश में, और एक को ये नक्शा वक्शा अपन बनाते हैं ना, इंडस वैली आपको समझाऊंगा वह नक्शा बना के, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूंगा ये है भाई, यहाँ व्यास नदी, यहाँ सतलज, यहाँ रावी, है ना। तो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये है ध्यान क्वेश्चन। लिरिकल से पूछ ले तो भी सामवेद होगा, और गयात्मक पूछ ले तो भी आपका कौन सा होगा, सामवेद होगा। इसके बाद में मैं आगे चलता हूं इस वेद के आधार पर, है ना। तो हम अब कह सकते हैं कि, या हम ये भी कह सकते हैं गयात्मक का मतलब होता है गाए जाने वाला वेद। ये भी मैं आपको सीधा ही लिख दूं, ये लो गांव वाली भाषा में, गाए जाने वाला वेद, गाए जाने वाला वेद, ठीक है। कई मैंने देखा है लास्ट में कमेंट में लिखते हैं सर आपने ये शब्द ऐसे नहीं लिखा, है ना। समझ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बात हम आगे चलते हैं, और हम आगे बात करते हैं कि जो ये वेद है, यह वेद सबसे बाद का माना जाता है, यानी सबसे बाद का ये जो वेद है, ये सबसे बाद का वेद है। तो है ना, इतना इंपोर्टेंट मोस्टली नहीं रहता है, लेकिन मोस्टली जो रहता है वो रहता है कि विपत्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने और श्राप, विपत्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने, श्राप इस वेद में है। तो हमको यहां लिख देना है, या इसमें इनका जो निवारण है उसका निवारण इसमें होता है। किस किस का निवारण होता है? विपत्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने, श्राप। तो विपत्तियां, जादू टोना, श्राप, ठीक है। तो विपत्तियां, जादू टोना, श्राप, ऐसे और भी हम पढ़ सकते हैं, और भी आप इसमें लिख सकते हो, जैसे श्राप है, ठीक है, विवाह है, विवाह भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इनका जो उल्लेख है, यानी इनका जो निवारण है, वो इस वेद में जाकर के मिलता है, या इस वेद में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है भाई। तो थोड़ी ग्रामीण लैंग्वेज में अपन बात करते हैं, ठीक है, गांव में। जैसे कई बार, एक बार आपने देखा है, एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है अच्छा पढ़ा लिखा, और बेचारा वो चलता है अपने घर से, और घर से जैसे ही वो चलता है तो उसने किसी से पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो किसी ने कहा भाई रामबाग सर्किल से इधर हो जाना, लेफ्ट से राइट हो जाना, राइट से लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट से राइट हो जाना, और सामने आपका आरयू राजस्थान विश्वविद्यालय आ जाएगा। वो जैसे ही आगे चलता गया, तो आगे चलने वाले से फिर वो थोड़ा चला, उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए यही रास्ता जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा हम्बे। उसने सोचा भाई हम्बे क्या होता है, मुझे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जाना है, हम्बे थोड़ी जाना है। फिर वो और थोड़ा आगे चला, आगे चलकर फिर वही बात हुई, फिर उसने किसी से पूछा, उसने भी कहा हम्बे। लेकिन थोड़ी दूर जब वो आगे चलता है तो एक व्यक्ति ने फिर कहा आप ऐसा करो, लेफ्ट जाके राइट होके राइट हो जाओ, कि अभी तो मुझे यही रास्ता बताया। बोले हम बे, बोलो आपको जो लोग पढ़े लिखे मिले थे ना अभी, वो क्या थे? अनपढ़ लोग थे, है ना। तो बोलो आप पढ़े लिखे हो, तो उन्होंने इसलिए आपको बताया है हम्बे हम्बे। पढ़े लिखे व्यक्ति तो लेफ्ट राइट करते हैं कि भाई साहब आप पढ़े लिखे हो, तो वो ही पढ़े लिखे भाई साहब कह रहे हैं लास्ट में हम्बे। तो कहने का मतलब है ग्रामीण जो भाषा है वो छिपती नहीं है, ठीक है। तो बात हो गई अपनी कंप्लीट। तो अपन चल रहे थे कुछ सामवेद पर आ गए थे, और सामवेद अपन ने आरपीएससी की दृष्टि से मोस्ट माना है। आ गया क्वेश्चन कि यह वेद सामवेद पद्य में लिखा गया है, संगीत का जनक सामवेद है। ये जो वेद है वो गयात्मक है, एक लिरिकल है, गाए जाने वाला वेद है। विपत्तियां, जादू टोना, श्राप, विवाह और निवारण सभी इस वेद में देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है भाई। यहां तक अपन ने बात कर ली। अब देखिए भाई, अब अपन बात करेंगे इसके बाद में वैदिक काल में। और वैदिक काल में यदि अपन बात करेंगे तो वैदिक काल में अपने पास उसके बाद आता है कि वैदिक काल में इंद्र, वैदिक काल में अग्नि,
ठीक है, ये अपन को देखने के स्रोत मिलते हैं। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन क्या होता है कि वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन सा माना जाता है, ध्यान रखना। तो देखिए, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता, वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता, ये क्वेश्चन DSSB में भी आया है। ठीक है भाई, NVS में भी क्वेश्चन आया है, और जहां तक मेरे थोड़ा सा ध्यान है तो शायद ये क्वेश्चन आपका KVS में भी पुटअप हुआ है। इन 3 क्वेश्चनों पर हमने बात की, वो सॉरी 3 स्थानों पर, तीनों एग्जाम्स में ये आया है। और RPSC की दृष्टि से हम यदि इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है भाई, देखो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो RPSC किसी को सही मानती, किसी को नहीं मानती, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट प्योरिटी किसे देंगे और सेकंड प्योरिटी हम किसी को देंगे। तो देखिए, यहां वैदिक काल का प्रमुख देवता अग्नि को भी हम मानते हैं, और हम किसको मानते हैं, इंद्र को भी मानते हैं। अब लेकिन आप कहो कि सर यदि ऑप्शन में हमको दोनों ही मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे। यदि आपको अग्नि और इंद्र दोनों मिल रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फर्स्ट जो प्योरिटी दोगे वो फर्स्ट प्योरिटी किसको दोगे, इंद्र को दोगे। यदि इंद्र ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, वहां क्या होगा, अग्नि होगा। मैं कई बार टेस्ट पेपर में जैसे क्वेश्चंस में दे देता था, ठीक है, तो जहां हम ये क्वेश्चन देते हैं तो वहां इस क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं सर नहीं, ऑप्शन में ही नहीं था, है ना। तो भाई ऑप्शन में यदि दोनों हैं तब भी वो गलती कर जाते हैं, अग्नि पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको खास तौर पर ये बेस दोनों वाला ध्यान रखना है, या इस बेस पर हमको वार्तालाप करनी है। अब देखिए भाई, इसके बाद में हम बात करते हैं, तो हमने ये देख लिया। अब आता है कि जो वेद है, जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख पशु क्या था, ये चीज आती है। ठीक है भाई, तो धातु तो कौन सी हो गई थी, लोहा। अब हम बात करते हैं वैदिक काल का, वैदिक काल का प्रमुख पशु, और वो प्रमुख पशु क्या था, लवकुश नाम आता है ना वैदिक काल में, आपने देखा है, तो वहां क्या आएगा, घोड़ा आएगा। तो जो इनका प्रिय पशु है वो क्या माना जाता है, घोड़ा माना जाता है। ठीक है भाई, इसमें और हम बात करेंगे तो वेदांगों की बात की गई है। ठीक है, इस वैदिक काल में वेदांगों की बात की गई है, और वेदांगों की यदि अपन संख्या की बात करते हैं तो 6 होते हैं। अब होता क्या है कि आपसे इन 6 का कभी कभी वो क्या करवा लेता है, क्रम जमवा लेता है। ठीक है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। अब आपको क्या होता है, एक ट्रिक याद रखनी है, CCVNKJ। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, CCVNKJ, ये आपको याद रखनी है। और इसको याद रखते समय इसके क्रम जमवाता है वो। यदि आपसे पूछ ले ऑप्शन निम्न से भिन्न क्या है, निम्न से कौन सा वेदांग नहीं है, निम्न से कौन सा वेदांग है, तो आप क्वेश्चन बता दोगे। लेकिन 6 को देखकर, जैसे आपने पढ़ा है ना, रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजनम और सादृश्य वर्णी का भंग इति चित्र षडंगनम, 6 षडांग, इनका भी आप मोस्टली क्वेश्चन देखते होंगे। ठीक है, मैं बनाकर तो कोई बात बता नहीं, आपने देखा होगा, क्वेश्चन आया, RPSC में क्वेश्चन आया, इनका क्या है, श्रृंखला जमवाता है, क्रम बताइए। तो यहां आपको CCVNKJ। तो सबसे पहले हमको CC का मतलब पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमको छंद लाना है या शिक्षा लानी है। तो सबसे पहले इस C का मतलब होगा शिक्षा, इस C का मतलब होगा छंद। ठीक है भाई, 2 हो गए, कौन कौन से, शिक्षा भी हो गया हमारा और छंद भी हो गया। अब हमारे पास में हमको देखना है V, और V से क्या बनता है, V से बनेगा व्याकरण। V से क्या बनेगा, व्याकरण। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे V से क्या बना हमारा, व्याकरण। उसके बाद में क्या बना, निरुक्त। उसके बाद में क्या है, कल्प। और उसके बाद में क्या है, ज्योतिष। ये 6 माने जाते हैं। इनका लगभग आपसे क्या पूछता है, क्रम पूछता है। तो वो हमको क्रम याद रखना है, या क्रम की हम वहां बात करेंगे। अब हम उसके बाद में जो बात करेंगे वो हम सबसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक बात आती है, पुराणों की संख्या कितनी है।
तो मैं पुराणों की संख्या आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, एक आपसे पूछ लिए जाते हैं पुरुषार्थ कितने हैं। देखिए यहीं एरो लगा के पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछे जाते हैं, है ना। एक आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आश्रम कितने हैं। ठीक है, तो अपन आश्रम पढ़ते हैं, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आप केवल यहां नॉर्मलिटी क्वेश्चन रखेंगे और हम यहां ये भी बात कर लेंगे कि पुरुषार्थ 4 हो गए तो हमारे आश्रम भी कितने होंगे? 4 होंगे। ये हमको याद रखना है। अब आप बात करोगे कि सर और इसमें मोस्टली क्वेश्चंस क्या निकलते हैं वैदिक काल में, है ना। अभी तो अपन महाकाव्य पढ़ेंगे, वहां पर आएंगे, लेकिन इसमें पुराणों की संख्या अपन ने बात कर ली। लेकिन एक महत्वपूर्ण पूछता है कि पुराणों की रचना किसने की। तो यहां देखो दोबारा नोट कर लेंगे हम पुराणों की संख्या, और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब एक एरो लगाकर यहां बात करता है पुराणों की रचना किसने की। ठीक है, तो पुराणों की रचना जो की गई, वो पुराणों की रचना कौन करने वाला था? उग्रश्रवा और लोह या लोमहर्ष उसे कहते हैं। कौन सा हर्ष? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है भाई, तो उग्रश्रवा व लोमहर्ष को प्रमुख माना जाता है। तो यहां तक अपन ने बात करी थी पुराणों की संख्या की, और पुराणों की जो संख्या है वो पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। रचना उग्रश्रवा व लोमहर्ष के द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। अब अपन बात करेंगे आगे, और आगे आता है कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित की बात करेंगे। तो देखिए पुराणों पर अपन ने बात की, तो यहां मैं एक एरो लगा देता हूं कि सबसे प्राचीन। गणेश जी भोग लगा दी? लगाया? लगा दी होगा? सर जी कब आएंगे? रोक 1 मिनट। हाँ भाई देखिए, तो अपन ने यहां तक बात कर ली थी। ठीक है, सबसे प्राचीन बता रहा था मैं आपसे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, और सबसे प्राचीन के साथ साथ सबसे प्रमाणित। ये क्वेश्चन भी आता है कि एक तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है और एक सबसे प्रमाणित पुराण कौन सा है। तो देखिए मैं आपसे बात करूं सबसे प्राचीन पुराण की, देखो मैं आपसे बात करूं सबसे प्रमाणित पुराण की, तो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित जो पुराण है वो आपका कौन सा माना जाता है? मत्स्य पुराण माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मत्स्य पुराण को प्रमुख माना जाता है। यह मत्स्य पुराण आपका प्रमुख रहा है। मैं देखो आपको कहां से चला करके लेकर आया, आपको वहां ले गया था, सबसे पहले पढ़ाया था प्रागैतिहासिक काल में, अब आपको कहां ले आया। ठीक है, आपको खुद पे खुद लगेगा कि हां आप मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन बात यही होगी। ठीक है, वो कहते हैं ना चींटी भी 100 बार छड़ती है, छड़ के फिसलती है ना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो ऐसे आप मेहनत करते चलो, कभी आपकी हार नहीं होगी। ठीक है, मैं भी किसी समय क्या था, बैकग्राउंड यदि मेरा देखोगे तो मेरा बैकग्राउंड था बहुत खराब रहा, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं, लेकिन तब से पढ़ना लगा तो मुझे और भी कोई सब्जेक्ट दे तो आज अच्छी नहीं लगती, मुझे चित्रकला इतनी अच्छी लगती है। मैं कितना कुछ भी पढ़ूं, नई नई बुकें पढ़ता हूं मैं, अच्छी अच्छी, और सबका मैटर तोड़ करके और जोड़ करके आपके सामने बोर्ड पर यहां मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन ने यहां तक पढ़ा। तो कहने मतलब एक एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब सबसे प्राचीन पुराण की बात कर ली, सबसे प्रमाणित पुराण की बात कर ली, और वो आपका पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और ध्यान रखना यही क्वेश्चन आपका किस में आया है? KVS में यही क्वेश्चन सेम डेटा उठा है। जिसने मुझसे लास्ट ईयर नोट्स में पढ़ा है ना, तो मेरा सेम क्वेश्चन लिखा हुआ था गयात्मक वेद, और सीधा RPSC में यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, लास्ट ईयर जो पढ़े हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ देवी प्रसाद DSSP में जो हुआ था, ठीक है, उससे पूछना बिल्कुल सेम। इस क्वेश्चन पे बहस भी हुई थी कि सबसे प्रमाणित और मत्स्य पुराण है, और यही क्वेश्चन उसको DSSP में यही क्वेश्चन पहले देखने को मिला। तो दोनों की दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट बनते हैं, तो RPSC की दृष्टि से आप इस क्वेश्चन को भी मोस्ट माने।
ठीक है भाई, तो यहां तक अपनी बात हुई। अब अपन बात करेंगे कि सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी, सामवेद की बात की थी। सामवेद अपन ने पढ़ लिया, ये वेद किस में लिखा हुआ है, पद्य में। इससे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले ऋग्वेद पढ़ा, और ऋग्वेद किस में था, वो गद्य में था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, यजुर्वेद गद्य में भी था, और यजुर्वेद आपका किस में, पद्य में भी था। और फिर हमने पढ़ा कौन सा, सामवेद। तो पूरी चर्चाएं की, पशुओं की अपन ने बात कर ली। अब देखिए भाई, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मत्स्य पुराण है इसका संबंध कौन से वंश से है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली बनता है कि ये जो मत्स्य पुराण है आखिरकार इसका जो संबंध है वो संबंध है कौन से वंश से। तो हम वंश का बात करेंगे तो इस मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन वंश से इसका संबंध माना जाता है, या इसका संबंध रहा। तो यहां तक अपन ने बात की, और यहां तक अपन बात करते हैं तो अपनी लगभग पुराणों की जो बात है वो पुराणों की चर्चा अपनी क्या होती है, पूरी होती है। अब अपन बात करेंगे, सबसे पहले रामायण की बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे कि जो महाकाव्य है वो कितने महाकाव्य प्रमुख रूप से माने जाते हैं, या कितने प्रमुख रूप से महाकाव्य रहे। अब देखो, मैं आपको महाकाव्यों की बात करें तो महाकाव्य आप लोगों को पता है कि महाकाव्य कितने हैं, दो रहे हैं। एक तो पहला कौन सा रहा है, रामायण है आपका, और दूसरा आपका कौन सा है, महाभारत है। तो दोनों की दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रहे अपन आगे भी और भी ग्रंथों की बात करेंगे, है ना, जो आपके मोस्टली रहेंगे। ठीक है, फालतू आपको चीजें रटनी नहीं है, जो आपके चीज हैं वो आपको, किसी को समझ नहीं कमेंट में तुरंत बता दिया करो। ठीक है भाई, कहीं भी दिक्कत आए। अब देखिए भाई, अपन आगे चलते हैं और आगे हम भाई बात करेंगे महाकाव्यों की। आगे हमने बात की महाकाव्य। महाकाव्य कितने, दो। पहला रामायण और दूसरा आपका महाभारत। देखिए भाई, इन दोनों की बात की हमने, रामायण की और महाभारत की, महाकाव्यों पर। तो हमने देखा कि जो सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। सबसे पहले तो हमको यही क्लियर होना चाहिए। तो हमने बात की सबसे प्राचीन महाकाव्य, तो सबसे प्राचीन महाकाव्य, और भारत महाभारत क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य। दो चीज हमारी ये क्लियर हो गई कि महाकाव्यों पर हमने बात की, और आपसे महाकाव्यों की संख्या यदि पूछ ले तो संख्या रहेगी हमारी दो। और दोनों की दोनों जो महाकाव्य हैं वो आपका, एक है रामायण, एक है महाभारत। सबसे प्राचीन महाकाव्य की यदि हम बात करें तो वो है कौन सा, रामायण। और सबसे बड़े महाभारत की बात, वो महाकाव्य की बात करें तो वो आपका कौन सा है, महाभारत को प्रमुख माना जाता है। ठीक भाई, पानी पीता हूं, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए भाई, अब हम बात करेंगे रामायण की। और रामायण का जो आपका समय है वो आपका, रामायण का समय क्या रहेगा, 500 ईसा पूर्व। सबसे पहले अपन ने बात कर ली रामायण की, और रामायण का जो समय है वो समय आपका क्या रहेगा, 500 ईसा पूर्व रहेगा। अब यहां से अपन बात करते हैं कि रामायण की जो रचना थी वो रचना किसने की, तो वो रचना की थी वाल्मीकि ने। किसने की थी, वाल्मीकि ने। देखिए भाई, अपन बात करेंगे कि जो रामायण की रचना की गई, जो इसमें वाल्मीकि थे, ये जो वाल्मीकि रहे हैं, इन वाल्मीकि को क्या कहा जाता है। इन्होंने रामायण की रचना तो कर दी, रचनाकार तो ये थे महर्षि वाल्मीकि, लेकिन ये क्या थे, डाकू थे। ये क्या थे, डाकू थे एक। तो वाल्मीकि एक डाकू थे। हम लिख सकते हैं कि वाल्मीकि
एक डाकू थे जिन्हें रत्नाकर कहा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कई बार आता है कि ये जो वाल्मीकि है, इस वाल्मीकि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाल्मीकि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होती है दीमक की दामी हुई मिट्टी। क्या होती है? दीमक की दामी हुई मिट्टी। तो हम कह सकते हैं कि दीमक की दामी हुई मिट्टी। तो दोनों महाकाव्यों की बात की, वाल्मीकि पर आ गए, दीमक की दामी में हुई मिट्टी अपन ने कहा। अब देखिए भाई, रामायण में उल्लेख किसका मिलता है? अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा किससे बनवाई थी? तो मैं से बनवाई थी। किससे? एक मैं नामक शिल्पी था। यदि आपको मैं नहीं मिले तो वहां आपको मायाजित मिलेगा। क्या मिलेगा? मायाजित मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि रामायण में उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने सीता की क्या बनवाई? स्वर्ण प्रतिमा बनवाई। क्या बनवाई? स्वर्ण प्रतिमा। और वो जो स्वर्ण प्रतिमा बनवाई वो कौन से शिल्पी से बनवाई? तो मैं नामक शिल्पी से वो प्रतिमा बनवाई। इसका उल्लेख किस में मिलता है? इसका उल्लेख हमको रामायण में मिलता है। अब देखिए भाई, तो हम कह सकते हैं कि रामायण में उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है कि राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा में नामक शिल्पी से बनवाई। ठीक है, इस मैं की जगह यदि आपको मायाजित मिलता है तो आपका मायाजित भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो मायाजित भी यदि आपको मिलता है तो आपका मायाजित भी सही माना जाता है। आगे हम बात करेंगे कि जो रावण की लंका में हनुमान को एक चित्र दीर्घा तथा एक चित्रित किराड़े ग्रह देखने को मिला, ये भी रामायण में वर्णित है। तो इतना मोस्टली नहीं रहेगा आरपीएससी को, लेकिन भगवान राम के राजप्रासादों पर भित्ति की साज सज्जा मिली है, इसका उल्लेख मिलता है। तो जो भगवान थे, तो हम यहां लिख सकते हैं कि भगवान राम के राजप्रासादों, देख भाई, एक तो होते हैं एक तो होते हैं प्रसाद, है ना? तो प्रसाद का मतलब क्या होता है? मंदिर में भगवान को जो समर्पित करते हैं। एक होते हैं प्रासाद। तो प्रासाद क्या होता है? प्रसाद होता है क्या? महल को कहते हैं। तो भगवान राम के राजप्रासादों में भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रों का उल्लेख कहां मिलता है? तो भित्ति चित्रों का उल्लेख रामायण में मिलता है। रामायण में मिलता है। ये हमने पूरा का पूरा आपका क्या पढ़ा? और हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ा? रामायण पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे महाभारत। क्या पढ़ेंगे भाई? महाभारत। और महाभारत की हम बात करेंगे तो जो महाभारत था, ये महाभारत की रचना कब हुई? तो रामायण की 500 ईसा पूर्व में। और महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत कब था? 400 ईसा पूर्व में। देखिए भाई, महाभारत 400 ईसा पूर्व। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो हमारा पहला क्वेश्चन यही आता है
कि इसकी रचना किसने की, तो महर्षि वेद व्यास ने इसकी क्या की थी, रचना। तो मैं सबसे पहला एरो तो यही लगा दूंगा कि रचना, और रचना करने वाला कौन था, महर्षि वेद व्यास। महाभारत की क्या की गई थी, रचना, और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। अब अपन करेंगे कि महाभारत को और क्या कहा जाता है। तो देखिए महाभारत में क्या हुए, युद्ध हुए, तो हम कह सकते हैं युद्धों की पुस्तक भी महाभारत को कहा जाता है। तो मैं यहां सेकंड एरो लिख कर सकता हूं कि महाभारत को युद्धों की पुस्तक भी कहा जाता है। महाभारत को युद्धों की क्या कहा जाता है, पुस्तक कहा जाता है। दूसरा एरो हमारा ये भी तैयार हो गया। तीसरा देखेंगे कि इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था जय संहिता। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि इसका प्राचीन नाम जय संहिता था। अब देखिए भाई, इसमें एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। एक दीवार पर क्या बने हुए हैं, यानी जो दीवार है उस दीवार पर जो अंकित हैं, उस दीवार पर जो अंकित है, यानी 52 की दीवारों पर एक रहस्यमय दरवाजा बनाया गया है, जो वस्तुतः वहां पर नहीं है, लेकिन वो एक असली सा प्रतीत होता है। इसका निर्माण भी मैं यानी फ्रांस के लोगों के द्वारा किया गया है ना। तो अपन दोनों चीज पढ़ेंगे कि युधिष्ठिर के सभा भवन की दीवारों पर, किस पर, युधिष्ठिर की सभा भवन की दीवारों पर, जो युधिष्ठिर है उस युधिष्ठिर की सभा भवन की दीवारों पर एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा चित्रित था, एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा चित्रित था। यानी ये दरवाजा क्या था, काल्पनिक था, व्यवस्थित ओरिजिनल दरवाजा नहीं था। ये एक क्या था, केवल दरवाजा लगता था लेकिन दरवाजा नहीं था। लेकिन ये प्रतीत कैसा होता था, ये दरवाजा असली प्रतीत होता था। तो हम कह सकते हैं कि यह एक काल्पनिक था, लेकिन असली जैसा प्रतीत होता था। तो असली जैसा प्रतीत होता था, और इसे जो बनवाया गया वो मैं यानी फ्रांस के लोगों के द्वारा, हम क्या कह सकते हैं, इस सभा भवन का जो निर्माण किया गया वो मैं के द्वारा, यानी इस सभा भवन का निर्माण, ये भी कह सकते हैं हम। यहीं मैं आपको, चलो यहीं से लिख देता हूं, इस सभा भवन का निर्माण मैं फ्रांस के लोगों द्वारा करवाया गया। देखिए भाई, तो महाभारत 400 ईसा पूर्व, रचना महर्षि वेद व्यास। महाभारत को युद्धों की पुस्तक कहते हैं। इसका प्राचीन नाम जय संहिता था। युधिष्ठिर की सभा भवन की दीवारों पर एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा चित्रित था। यह एक काल्पनिक था लेकिन असली जैसा प्रतीत होता था। इस सभा भवन का जो निर्माण था मैं यानी फ्रांस के लोगों के द्वारा करवाया गया।
तो ये जो महाभारत है, इस महाभारत का भी हमारे क्या होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये महाभारत भी हमारी क्या होती है, खत्म होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली रहते हैं। अब पढ़ने को तो इसमें कई कथन है, हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी और भी कोई भी मोस्टली रहेगा तो वो आपको पीडीएफ में देंगे। लेकिन पढ़ो, सीमित पढ़ो, वो पढ़ो जो हमारे काम आए, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पुटअप होते रहें। अब पढ़ते समय सिलेक्शन कम का होता है, क्यों होता है, इसीलिए होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अष्टाध्यायी की, आगे हम बात करेंगे अष्टाध्यायी। देखिए भाई, अब अष्टाध्यायी की हम बात करें तो सबसे पहले तो इस अष्टाध्यायी का हमें समय ही बताना है, और इसका समय क्या है, 800 ईसा पूर्व। इसका समय है 800 ईसा पूर्व। अब इस 800 ईसा पूर्व की हम यदि बात करें तो अष्टाध्यायी का समय 800 ईसा पूर्व है। अब आता है कि इसके रचनाकार कौन थे, या इसके रचनाकार किसे माना जाता है। तो आप लोगों को पता है कि अष्टाध्यायी के जो रचनाकार थे वो कौन थे, महर्षि पाणिनि थे। और वो किसके प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं अष्टाध्यायी में कि रचना महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, और ये जो महर्षि पाणिनि थे, एरो लगा के लिख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान। तो जो महर्षि जो पाणिनि थे वो संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। अब होता क्या है कि इसी ग्रंथ में चित्रकला के अंकन की विधि बताई गई है। जो चित्रकला का अंकन है उसकी विधि बताई गई है, किसमें, अष्टाध्यायी में। तो हम लिख सकते हैं कि चित्रकला की अंकन विधि इसी ग्रंथ में वर्णित है। अब इसी ग्रंथ में जो वर्णित है वो वर्णित है क्या क्या। अब चित्रकला की विधि की यदि हम बात करें तो चित्रकला के अंकन की विधि जो होती है वो दो होती है, और दो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है उपयोगी कला, इंग्लिश में कहते हैं यूजफुल आर्ट। एक होती है ललित कला, जिसे कहते हैं फाइन आर्ट। तो चित्रकला की अंकन की जो विधि है वो इसी ग्रंथ में वर्णित है। और नंबर 1 कौन सी है, तो नंबर 1 है आपकी उपयोगी कला। क्या कह सकते हैं, यूजफुल आर्ट। क्या कहते हैं इसे, यूजफुल आर्ट। नंबर दूसरी कौन सी है, नंबर दूसरी है ललित कला। ललित कला को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं, ललित कला को इंग्लिश में कहते हैं फाइन आर्ट। दोनों तरफ से बात कर ली। अब देखिए, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, और परिभाषा बड़े ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। अब तक तो तुम पे याद नहीं होगी, भूल जाते होंगे, हालांकि सरल परिभाषा है, लेकिन ट्रिक से याद रखो। देखो, इसे कहते हैं कारुकला, ठीक है। और इसे कौन सी कला कहते हैं, इसे कहते हैं चारुकला। एक झटके में आपको याद होगी कै, और कै का मतलब क्या होता है, कै का मतलब होता है करती है। और चे का मतलब क्या होता है, चे का मतलब होता है चलती है। यानी अब दोनों की दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ऐसी कला जो करती हैं वो कारू, और चलती हैं वो चारू। अब करती तो कौन कौन सी हैं, ऐसी कला जो मानव की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। कोई भी व्यक्ति है, सुनारगिरी, लोढ़ारगिरी, मजदूरी, मेरा आपको पढ़ाना, ये क्या है, मेरी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूं, ठीक है। चोर है, वो चोरी करता है, किस लिए, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, है ना। और एक क्या होती है, ललित कला, जो अपने जीवन के साथ चलती है। कौन कौन सी है, एक तो होती है सौंदर्यता, पहला पॉइंट क्या है, सौंदर्यता। और दूसरी क्या होती है, मधुरता, ठीक है। अब आप कहोगे ये होती क्या है गुरुजी। देखिए, जब आप पहले छोटे से थे,
है ना, तो कितने सुंदर लगते थे। ठीक है, अब आप जैसे जैसे उम्र का, जैसे एक यौवन अवस्था ही थोड़े सही उम्र में आया, लेकिन जैसे जैसे वृद्ध अवस्था में जाएंगे, जैसे जैसे उम्र जाएगी, आपकी सौंदर्यता क्या होती जाएगी, घटती है, कम होती है। तो सौंदर्यता ये जीवन में व्यक्ति में चलती है। मधुरता, पहले छोटे छोटे से थे, इतने से नहीं थे, इतने तो थे ही कम से कम। तो पहले क्या कहते थे, जब आप छोटे थे तब क्या कहते थे, मधुरता में रोटी क्या कहते थे, अट्टा कहने लग गए। ठीक है, अट्टा कहने लग गए, फिर लोती कहने लग गए, फिर रोटी पर आ गए, है ना। अब आज तो सब क्या कहते हैं, भाई क्या कर रहे हो, है ना। एक मित्र था हमारे साथ पढ़ता था, मेरा परम मित्र रहा है, 2015 वाली भर्ती में स्कूल लेक्चर चित्रकला से भर्ती हो गया। ठीक है भाई, तो भर्ती हो गया तो हम उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो, कि भाई हम तो आज डिनर पे जा रहे हैं, है ना, हम तो आज लंच कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, ये क्या होता है कि भाषाओं में परिवर्तन हो जाता है। और गांव में जाओगे तो आप क्या कहोगे कि भाई हम तो ब्यालू कर रहे हैं, ठीक है, हम तो कलेवा कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एक शब्द होते हैं। तो वहां हमको ये याद रखना है, सौंदर्यता और मधुरता के बारे में हमने बात कर ली। अब देखिए बेटा, अब हम आगे बात क्या करेंगे, अब आगे हम बात करेंगे चित्र लक्षण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चित्र लक्षण की हम आपसे बात करेंगे। और चित्र लक्षण पर जब हम जाते हैं तो इससे पहले तो हमें इसका समय ही पता होना चाहिए, और समय तो पता नहीं है तो हम बताएंगे 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, वही करा रहा हूं जो मोस्ट है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठेगा, याद करना, समझना आपकी बात है। वो घास नहीं काट रहा हूं, लोग पढ़ाते हैं, देखो मेरा कोई वो आपसे पर्सनली कहने, देखते होंगे आप, है ना, सब कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई डिटो लाइन से लिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबका अपना अपना तरीका है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूं, एक एक चीज को बड़े आराम से लेकर, ठीक है, अपने अनुसार लेके चलता हूं। मैं भी 0 पर था किसी समय, है ना, आज हुआ, और आज भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नहीं कर पाते उनको सॉल्व। कला है बहुत विशाल अथा भंडार है, इतिहास और कला में बहुत अंतर है। ठीक है, तो बहुत से जैसे ये कहते हैं सर आप बता दो, लोग कला आपने इतनी पढ़ी है, इतिहास का क्वेश्चन बता दो। अरे भाई बहुत बड़ा है, कला और इतिहास में रात और दिन का अंतर है, ये ध्यान रखना, है ना। लेकिन आपको मोस्टली अपन बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे चित्र लक्षण की, और नग्नजित या भयजित इसके क्या माने जाएंगे, रचयिता। अब नग्नजित क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये नाम नग्न प्रेतों पर यानी यमराज पर विजय के कारण। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपसे चित्र लक्षण की। चित्र लक्षण क्या है, सबसे पहले हम चित्र लक्षण पर गए तो हमने चित्र लक्षण का सबसे पहले हमारे पास में समय, और समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर के कितना ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का जो समय है वो किसका माना जाता है, चित्र लक्षण का माना जाता है। अब आते हैं इसके रचयिता। ठीक है भाई, तो रचयिता कौन माने जाते हैं, देखिए भयजित या नग्नजित। देखिए भयजित था, ये क्या था, एक राजा था। क्या था भाई, राजा था। इनने क्या किया, नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त की, यानी ये यमराज पर। नग्न प्रेतों किसको कहेंगे हम यहां पर, हम नग्न प्रेतों पर कहेंगे यमराज को। तो इसने क्या किया, नग्नजित ने किस पर विजय प्राप्त की, यमराज पर विजय। और यमराज पर विजय प्राप्त करने के कारण इसको क्या कहा गया, नग्नजित। यानी नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है, नग्नजित, है ना। तो कह सकते हैं यमराज पर विजय प्राप्त, है ना, या नग्न प्रेतों पर। ध्यान रखना, बोल तो मैं रहा हूं, नोट कर लेना। और भी अब बात क्या आती है कि इन्होंने, इसलिए इनको कहा गया। अब बात आती है कि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को 3 अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय क्या कहता है, द्वितीय अध्याय क्या कहता है, और तृतीय अध्याय क्या कहता है। तो ये जो ग्रंथ है चित्र लक्षण, इसे हम यदि देखें तो चित्रकला की दृष्टि से इसे कितने भागों में, 3 अध्यायों में विभक्त किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथ को तीन भागों में विभक्त किया
गया है। अब 3 भाग बेटा कौन कौन से हैं? देखिए भाई, एक तो नंबर पहला प्रथम भाग, नंबर दूसरा द्वितीय भाग और नंबर तीसरा तृतीय भाग। अब बहुत से बच्चे तो ये करते होंगे कि गुरुजी हम तो खुद ही जानते हैं 1 2 3, आपने वैसे लिख दिया प्रथम द्वितीय तृतीय। लेकिन बेटा अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि इस प्रथम अध्याय में क्या है, इस द्वितीय अध्याय में क्या है और तृतीय अध्याय में क्या है। इन तीनों अध्याय में किसका वर्णन मिलता है। तो देखिए, हम बात करें चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र की सृष्टि और चित्र के नियम। चित्रकला की उत्पत्ति और उत्पत्ति की बात होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? सृष्टि। क्या बात करेंगे? सृष्टि। और चित्र की सृष्टि का कारण, और सृष्टि का जो कारण होगा वो किस में आएगा? द्वितीय में आएगा। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे चित्र की रचना के नियम। किसके नियम? रचना के नियम। चित्रकला की यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो कौन से अध्याय है? प्रथम अध्याय में है, लिख देता हूं आपको, चित्रकला उत्पत्ति, ठीक है, चित्र सृष्टि, ठीक है भाई, और चित्र रचना के नियम। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय की अपन ने बात कर ली और तीनों अध्यायों पर अपन ने विचार विमर्श कर लिया। अब देखिए भाई, अब अगला जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कामसूत्र, ठीक है भाई। अब देखिए, कामसूत्र की यदि हम बात करें, यहां हम पढ़ेंगे कामसूत्र, और कामसूत्र की यदि हम बात करें समय की, तो बेटा समय तो इसका भी कितना माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व इस कामसूत्र का समय माना जाता है। अब कामसूत्र में होती क्या है? कामसूत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं? वात्स्यायन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वात्स्यायन। देखना ना भाई, ये शब्द को लिखूंगा, बहुत ज्यादा गलती होती है मुझ पे इस शब्द में, लेकिन आप नोट करना, आप सब लोग समझोगे। रचना, वात्स्यायन, वात्स्यायन। तो इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? वात्स्यायन ने की थी। अब होता क्या है कि जो कामसूत्र है, इस कामसूत्र में कला के कितने प्रकार बताए गए हैं। यहां मैं आपसे बात करूंगा कला के प्रकारों की, और कला के प्रकार यानी कितने प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। तो बेटा यहां पर जो कलाएं बताई गई हैं वो 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं, या 64 प्रकार की कलाएं आपकी हैं। अब 64 प्रकार की अपन ने कलाओं की बात की, तो 64 कलाओं की प्रकारों में एक चौथे नंबर की कला है जिसे हम आलेखम के नाम से जानते हैं। कौन से नंबर की? तो हम कह सकते हैं चौथे नंबर पर कौन सी कला है? आलेखम। चौथे नंबर की जो कला है वो आलेख्यम मानी जाती है। यहां तक अपन ने बात की। अब हम बात करेंगे पहली कला कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चतुर्थ कौन सी है। तो संगीत, वाद्य और नृत्य, ये आपको याद रखने। संगीत, वाद्य और नृत्य, और अंत में तो अपन आलेखम पढ़ेंगे ही। और आलेखम में क्या आती है? आपकी चित्रकला। तो देखो, पहले नंबर की कला प्रथम कौन सी है? आपकी बेटा संगीत है। बेटा हमने बात की, उसके बाद द्वितीय की क्या है? तो द्वितीय की वाद्य है। तृतीय पर बात क्या करेंगे? तो तृतीय में क्या है? आपकी नृत्य है। और चतुर्थ पर आपकी क्या है? चित्रकला है, जिसे हम कौन से नंबर की कला? आलेखम को हम जानते हैं, या आलेखम को जाना जाता है। अब हम बात करेंगे आलेखम को। जब हम जानते हैं, इसमें हमने बात की, तो ये हमारे दोनों की दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों की दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। अब कॉन्सेप्ट में क्लियर की बात कर ली अपन ने। पहले मैंने देखो आपको चित्र लक्षण पढ़ाया,
ठीक है। चित्र लक्षण में मैंने आपको बताया 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का समय दिया। उसके बाद मैंने आपको रचयिता बताया, इसका भयजीत था, इसका नग्नजित था। मैंने आपको बताया था कि ये जो भयजीत था ये क्या था, एक राजा था, और ये जो राजा था इसने क्या किया, नग्न प्रेतों पर क्या की, विजय प्राप्त की। नग्न प्रेतों का मतलब यमराज पर इसने क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की, इसलिए इसका नाम रखा गया नग्नजित। अगला मैंने आपको बताया इस ग्रंथ की को 3 भागों में बांटा है। ठीक है भाई, 3 भागों की यदि अपन ने बात की तो प्रथम भाग में अपन ने क्या बताया, चित्रकला की उत्पत्ति। द्वितीय भाग में अपन ने क्या बताया, चित्र की सृष्टि। और तृतीय भाग में अपन ने क्या बताया, चित्र रचना के नियम। उसके बाद कौन सा आता है, कामसूत्र आता है। अब कामसूत्र से मोस्टली क्वेश्चन आता है और लगभग पहला पूछा जाता है इसकी रचना। ठीक है, तो रचना की हमने बात की तो हमने बताई आपको वात्स्यायन। फिर मैंने आपको बताया कला के प्रकार। अब कला के प्रकार कितने होते हैं, 64 होते हैं। इन 64 प्रकार में जो हमारी कला है वो चित्रकला है, वो कौन से नंबर की कला है, चौथे नंबर की कला मानी जाती है। और चौथे नंबर की जो कला है वो हमारी क्या है, आलेख्यम है। कौन सी है, आलेख्यम। अब आलेख्यम में जो आती है 4 नंबर की, तो 4 नंबर की कलाओं में जो प्रमुख रूप से मानी जाती है वो प्रमुख रूप से मानी जाती है इन्होंने, तो पहली जो मानी जाती है वो संगीत है। पहली कौन सी है, संगीत है। दूसरी कौन सी है, वाद्य है। और तीसरी आपकी कौन सी है, नृत्य है। और चौथी आपकी कौन सी है, चित्रकला को कौन सी माना जाता है, चतुर्थ माना जाता है। यह चारों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहां तक अपन ने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेज में बात करेंगे। धन्यवाद सभी को।